हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने लाइव प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और लाइव प्रोसेस में आज डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन क्या होता है इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, समझा हुआ है और फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ये देखा था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिटेन करने वाले या जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक होता है कीमोट्रॉफिक, दूसरा होता है फोटोट्रॉफिक। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जो लाइट पर डिपेंडेंट हो। किस पर डिपेंड है? लाइट पर डिपेंड है। तो ऐसे न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। किस पर डिपेंड होता है ये? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या हो गया? लाइट। कौन सी लाइट? सनलाइट। ठीक है, फोटो का मतलब सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, बनाना। इसका मतलब अपने फूड को प्रिपेयर करना किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये क्लास 3rd 4th से पढ़ते आए हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको जो है डिफाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में कंबाइंड हुआ और कंबाइंड होकर के फॉर्म किया C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। साथ में क्या हुआ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला और ऑक्सीजन के साथ में वाटर लिबरेट हो रहा है, वाटर बाहर आ रहा है। अब इस रिएक्शन में यहाँ पर जो एसेंशियल फैक्टर है वो क्या है? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है। तो अब इस प्रोसेस को जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो अब थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में ऑक्सीजन निकल रही है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में कंबाइंड हुआ। तो एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को शो कर रही है, यानी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें इस वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा है। देखो यहाँ पर सिंपल सा है कि हम लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि जब रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, और या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उसको भी कहेंगे ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या होगा? अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से बना ग्लूकोज, अभी डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो वाटर से यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और इस ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला। इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो अब यहाँ पर ये समझ में आ गया कि एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस प्रोसेस में फॉर्मेशन हो रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज का। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल एंड देयर सोर्सेज
फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, अगर रिएक्शन को देखें तो रॉ मटेरियल क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर हम लोगों को कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, एक तो दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिखाई दे रहा है वाटर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल और सनलाइट। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। तो एक यहाँ पर जो इसेंशियल फैक्टर हो गया, ये हो गया सनलाइट भी, और सनलाइट के साथ में क्या आ गया, क्लोरोफिल। क्या हो गया, क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की प्रेजेंस में या तो मतलब केमिकल रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन से बनेगा फूड, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जरा क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल की क्या इंपॉर्टेंस है इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो क्लोरोफिल एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्या है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट होता है सेल में प्लास्टिड में। क्या पाया जाता है, प्लास्टिड। हम लोग पढ़ेंगे, मतलब लाइन में पढ़ा है डिटेल में कि प्लास्टिड को हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इस प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का एक टाइप हो गया क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो हर एक क्वाइन को हम लोग कहते हैं थाइलाक्वाइड। क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड। और इस थाइलाक्वाइड का जो स्टैक है, इस स्टैक को कहा जाता है ग्रैना। क्या कहते हैं, एक है तो ग्रैनम, कई सारे जो है ग्रैना आपस में पाए जाते हैं, तो प्लूरल इसका हो गया ग्रैना। और ये एक दूसरे से लैमेली से जुड़े होते हैं। इन ग्रैनम के बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में भरा होता है फ्लूइड, और दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। और इस स्ट्रोमा के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। और इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, और नीचे जो है इनर मेम्ब्रेन, प्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन होती है। इन्हीं में रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। इस क्लोरोप्लास्ट, इस प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम करता है। ये लाइट को, जो एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और उस लाइट एनर्जी में अगर हम लोग स्पेक्ट्रम देखें, क्या देखें, स्पेक्ट्रम देखें, तो स्पेक्ट्रम में होता है विबग्योर। तो उस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड में सबसे ज़्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो होती है रेड और ब्लू। कौन सी होगी, रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसी रेड लाइट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और ग्रीन कलर की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ग्रीन कलर की लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होने की वजह से ग्रीन कलर हम लोगों को लीव्स का दिखाई देता है, या प्लांट के जो ग्रीन पार्ट हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि वहाँ से ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, बाउंस बैक हो जा रही है। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इन्हीं ग्रैना और स्ट्रोमा के अंदर होती है। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इस क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, इस क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है। दूसरा अगर हम लोग देखें, जो रॉ मटेरियल था वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के इंटेक के लिए पाया जाता है लीफ की सरफेस पर स्टोमेटा। क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स कहाँ प्रेजेंट है, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में, और इनकी जो वॉल होती है, ये इनर वॉल थिक होती है, प्रोटेक्टेड बाय द गार्ड सेल। किससे प्रोटेक्टेड होते हैं ये, गार्ड सेल से। These guard cell control the opening and closing of the stomata।
ये गार्ड सेल क्या करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर सकता है। दिन के टाइम पर स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात के टाइम पर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इस ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कैसे करता है, इसके बारे में दो थ्योरीज दी गई हैं। एक जो पहले थ्योरी दी गई थी वो थी शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। इसका मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ये शुगर इस गार्ड सेल के अंदर आकर के भर जाएगा। जब शुगर गार्ड सेल के अंदर होगा, क्योंकि इसी गार्ड सेल में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस हुई और फोटोसिंथेसिस जब होगी तो इसमें शुगर बनेगा। शुगर बनेगा तो नियरेस्ट जो सेल होगी, इसकी जो एडजेसेंट सेल होगी, वहां से वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा और इस वाटर मॉलिक्यूल के एंटर करते ही ये सेल हो जाएगी टर्जिड, और टर्जिड होने की वजह से वॉल पर प्रेशर लगेगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। शुगर बना, शुगर बनने से यहाँ पर क्या हो गया कि वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो जो नियरेस्ट सेल है, इसकी जो नेबरिंग सेल है, उस नेबरिंग सेल से वाटर मॉलिक्यूल निकल करके आया गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल हो गया टर्जिड, और जब गार्ड सेल टर्जिड होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। रात के टाइम पर इसे का उल्टा हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज कम हुआ, वाटर यहाँ से निकल करके नेबरिंग सेल में चला गया और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। दूसरी जो मॉडर्न थ्योरी है वो पोटेशियम आयन थ्योरी है। क्या है? पोटेशियम आयन थ्योरी। इसमें यह बताया गया कि स्टोमेटा को ओपन करने के लिए यहाँ पर पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? नियरेस्ट जो सेल होगी, इसकी जो नेबरिंग सेल होगी, वहां से पोटेशियम आयन निकल करके आते हैं गार्ड सेल के अंदर। किसकी हेल्प से? एटीपी की। ठीक है, एटीपी की हेल्प से जो है ये पोटेशियम आयन एंटर करते हैं गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ेगा और इसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। फिर रात में इसका उल्टा होगा, पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये दो थ्योरीज हैं। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो स्टोमेटा के ओपन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इंटर करेगा लीव्स के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम लोगों ने देखा ना, ऑक्सीजन निकलती है, तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन इसी स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर स्टोमेटा का काम हो गया कि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से सेल के अंदर आने दे रहा है, लीव्स के अंदर आने दे रहा है, और ऑक्सीजन जो बनी है उस ऑक्सीजन को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए दो थ्योरीज हैं, एक तो शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, दूसरा जो मॉडर्न थ्योरी है वो है पोटेशियम आयन थ्योरी, कि गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन कर रहा है या क्लोज कर रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या तो शुगर या फिर पोटेशियम आयन रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर, तो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर। वाटर कहाँ होता है? सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। रूट की जो हेयर सेल होंगी, रूट की जो सेल्स होंगी, वहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, तो हो जाएगी प्रोसेस ऑस्मोसिस। क्या होगा वहाँ पर? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में कौन सी ऑस्मोसिस होगी? एंड ऑस्मोसिस। तो एंड ऑस्मोसिस की वजह से वाटर सॉइल से निकल करके रूट की सेल्स में आता है, और रूट की सेल में आने के बाद फिर उसको कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है लीफ तक। तो रूट से लीफ तक पहुंच गया जाइलम की हेल्प से। ये हम लोग कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल से रूट तक पहुंच जाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो सोर्सेस थे, रॉ मटेरियल थे, उनके सोर्सेस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है, आने में हेल्प करता है उसको स्टोमेटा। दूसरा वाटर है, तो वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, वाटर के साथ में एसेंशियल मिनरल्स भी आते हैं डिजॉल्व होकर के वाटर में। सनलाइट जो आता है वो सन से आता है, सोलर एनर्जी से आती है, और उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड होता है। इतना हम लोगों को क्लियर हो गया जो लीफ की सेल में पाया जाता है। अब ये पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एसेंशियल रॉ मटेरियल हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं।
ये क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कैसे है? तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम लोग देखें तो फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन, या उसको हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर करें तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। मतलब ऐसी रिएक्शन जो लाइट पर डिपेंड होती है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को बताने वाले साइंटिस्ट, जो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबिन हिल। तो रॉबिन हुड, तो रॉबिन हुड से याद रखिए क्या है, रॉबिन हिल। रॉबिन हिल ने सबसे पहले लाइट रिएक्शन को 1937 में डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के नाम पर दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में होता क्या क्या है? इस रिएक्शन का पहला जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का मतलब जो सोलर एनर्जी आ रही है, उस सोलर एनर्जी के अंदर जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके जो है क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हो जाएगा, क्लोरोफिल एक्टिव होगा। और जैसे ही क्लोरोफिल एक्टिव होगा तो एक्टिव होने के बाद उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। एंड दिस केमिकल एनर्जी इज यूज्ड इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल 4, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो H+ और OH- आयन में ब्रेक हो जाता है, और ये 4 OH- आपस में कंबाइंड होकर के 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे जो है ये रिएक्शन बढ़ती है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आगे डेवलप हो जाता है। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें, इसमें क्या हो गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल फाइनली 4 हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, और साथ में निकलता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगला जो स्टेप होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ द NADP। तो NADP का जब रिडक्शन होगा तो ये NADP H+ और इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा कि NADP के साथ में 2 H+ मॉलिक्यूल और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे एंड फॉर्म कर लेंगे ये NADPS2। क्या बनाएंगे? ये सोर्स होता है एनर्जी का। किसका सोर्स है? एनर्जी का सोर्स होता है। दूसरा क्या होगा, अगला जो स्टेप होता है वो फास्फोराइलेशन होता है। फास्फोराइलेशन का मतलब फॉस्फेट का जुड़ना। किस में जुड़ेगा? ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होकर के ATP बनाएगा। ये सारी रिएक्शन कब हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इस रिएक्शन को इसीलिए कहते हैं लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब जो अगला स्टेप होगा, जो अगली रिएक्शन होती है वो होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। उसको हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन सही नहीं है। क्यों डार्क रिएक्शन नहीं होती है? वो क्या है कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये साथ साथ हो रही हैं, दिन के टाइम पर हो रही हैं, तो अंधेरे में होती नहीं है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। लेकिन उनके लिए लाइट रिक्वायर्ड नहीं है, लाइट एसेंशियल नहीं है, इसीलिए उस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं, या उस रिएक्शन को अब जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। उसमें जो एनर्जी का सोर्स होगा वह ये NADPS2 और ATP होगा। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन क्या होती है। तो लाइट रिएक्शन हम लोगों ने देखा कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि उसमें एक्टिवेशन ऑफ द क्लोरोफिल हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अभी कोई यूज़ नहीं हुआ, वहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग हो गई, और उस वाटर की स्प्लिटिंग में, और ये सारी की सारी प्रोसेस जो हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है ग्रेना में। कहाँ पर हो रही है? ग्रेना में। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए कैल्विन, और उनके साथ में पाए जाने वाले जो कोवर्कर्स थे, उनके कोवर्कर्स और कैल्विन ने मिल करके डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया, और उन्होंने बताया कि इस लाइट रिएक्शन के साथ साथ जैसे ही लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है तो डार्क रिएक्शन शुरू होती है, यानी कुछ ऐसी रिएक्शन शुरू होती है जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैल्विन और उनके कोवर्कर्स ने डिस्कवर किया था इस साइकिल को, या इस रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है।
और ये पहले इसको कहा जाता था डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब कि जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन करेक्ट अगर हम लोग देखें तो करेक्टली होगा ये कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये हो तो रही है लाइट की प्रेजेंस में ही, डे टाइम में ही हो रही है, लेकिन इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी कौन सी यूज होगी, यहाँ पर एनर्जी यूज होगी जो लाइट रिएक्शन के टाइम पर ATP और NADPH2 बना था, वही यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन शुगर के साथ में कंबाइंड होगा, किसमें साथ में, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन शुगर है, इस 5 कार्बन शुगर के साथ में कंबाइंड होकर के फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएगा और फाइनली ये फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, उसको हम लोग डिटेल में जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग ये जान लें कि अगर इसको समराइज कर दिया जाए इस पूरे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को, तो यहां पर बन रहा है क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कंबाइंड हुआ और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से बन गया ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज बना, साथ में जो है ऑक्सीजन निकला और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ये ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है जो रिलीज कहाँ से हुआ है, वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। ये ग्लूकोज बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो प्लांट में होने वाले रिएक्शंस हैं उसमें यूज हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा, एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। एनिमल में भी जो है ऐसे ही स्टोर होता है। एनिमल में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया और उस स्टार्च का यूटिलाइजेशन डिफरेंट एनिमल्स अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने में करते हैं।